लिए चलते हैं आपको शानदार क्वेश्चंस की दुनिया में। बहुत बहुत स्वागत है। कहता है इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड एन आर्टिकल। वाह वाह, अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि एन इंपोर्टर हैज इंपोर्टेड एन आर्टिकल which has been valued at rupees 1000. Okay, the custom duty on this article 250 की थी, वैल्यू 1000 की आर्टिकल की, और उस पर जो ड्यूटी बनती थी भाई साहब वो थी 250 की। इंपोर्ट ड्यूटी ये आ गई, वैल्यू ये आ गई, ठीक है। नाउ द इंपोर्टर एड्स हिज प्रॉफिट मार्जिन। ओ रुक जाओ पहले भाई, 1250 तो ये आ गया। अब कह रहा है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन और ऐड करता है 250 का, एंड सेल्स फॉर 1500, और 1500 में उसने बेच दिया। इंपोर्टर ने ये काम कर दिया। नाउ प्राइस चार्ज्ड बाय द इंपोर्टर कंसिस्ट ऑफ द ड्यूटी एलिमेंट विच हैज बीन पास्ड ऑन टू द बायर। ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो यहां पर 250 की ड्यूटी थी, जो इक्वेशन आपके सामने दी गई है, इस 1500 के अंदर ये 250 शामिल है। ओके, लेटर ऑन बाद में इट इज फाउंड दैट देयर वाज एन एरर रिजल्टिंग इन एक्सेस पेमेंट ऑफ ड्यूटी। पता लगा भैया जी गलती हो गई है, गलती। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सच एक्सेस ड्यूटी? करे भाई साहब ये तो ड्यूटी एक्सेस चली गई। हे भगवान, अगर ड्यूटी आपकी एक्सेस चली गई है तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिफंड दे दिया जाएगा। लेकिन रिफंड किसको मिलेगा? यहां बायर को मिलेगा या फिर इंपोर्टर को मिलेगा? सर इंपोर्टर को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बायर को मिलेगा। लेकिन जो बायर था वो कौन था? बायर ये तो बताया नहीं कि रजिस्टर्ड पर्सन था, ऐसे था वैसे था, है ना, ये तो नहीं बताया। तो एक काम करता हूं, मैं बायर को एंड यूजर मान लेता हूं कि ये जनता थी। जो बायर था वो कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, वो एक जनता थी। तो ऐसे हालात के अंदर जो पैसा है एक्सेस अमाउंट का, दैट शैल बी क्रेडिट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें आके, स्टेट ब्रीफली विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। बता रहे हैं, रुको जरा, क्या? Whether the principle of unjust enrichment will apply in case of refund of excess duty paid on car imported for personal use। अगर पर्सनल यूज के लिए कोई सामान अगर लिया जाता है तो वी जानते हैं, मतलब हम जानते हैं कि उसका जो रिफंड है वो क्लियर कट दिया जाएगा टू किसको? एप्लीकेंट को ही दिया जाता है। मतलब इसमें बिल्कुल प्रकट है कि ये बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया गया। जब बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया गया तो क्या यहां पर इस प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट को बुलाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। दैट मीन कि ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल। तो वो लिखा है यहां पर, द बार ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाइज इन केस ऑफ रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन सो एंड सो। Principle of unjust enrichment will not apply to refund of duty on car imported for personal use। वहां पर इसकी एप्लीकेशन नहीं आएगी, बस क्योंकि पर्सनल यूज के लिए एप्लीकेंट को जाएगा, ना कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसा जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू कॉम्प्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। अच्छा, कॉम्पिटिशन ऑफ लिमिटेशन फॉर सबमिशन ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। वो कह रहा है कि जो 1 साल का जो हम टाइम लेकर चलते हैं वो कहां से कंप्यूट किया जाता है? भाई साहब, अगर इंपोर्टर की बात कर रहे हो तो जिस दिन गलत ड्यूटी का पेमेंट कर दिया वहां से लेके चलेंगे। बायर की बात कर रहे हो तो वहां से लेके चलेंगे जहां से उसने माल खरीदा। स्पेशल ऑर्डर था तो ऑर्डर की डेट से लेके चलेंगे, है ना। प्रोविजनल असेसमेंट था तो फाइनलाइजेशन की डेट से लेके चलेंगे। वैसे करके आपकी बात करी जाती है। इंपोर्टर है तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर बायर है तो जिस दिन गुड्स परचेज किया। इफ गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटी बाय एन एड हॉक एग्जम्पशन। एड हॉक एग्जम्पशन का मतलब होता है जहां पर स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं। अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, स्पेशल ऑर्डर
एडहॉक एग्जम्पशन मतलब स्पेशल ऑर्डर वाली एग्जम्पशन, जो सेक्शन 25 में पढ़ी थी हमने। अरे सेक्शन 25 में नहीं पढ़ी थी जी। द लिमिटेशन ऑफ 1 ईयर कंप्यूट की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच एग्जम्पशन ऑर्डर। आगे वेयर ड्यूटी प्रोविजनली है तो जिस दिन फाइनल असेसमेंट हो गया वहां से काउंटिंग करेंगे। अगर कोई जजमेंट वगैरह आती है तो लिमिट कैलकुलेट की जाएगी जहां से ये जजमेंट जिस दिन आई थी वहां से, क्योंकि इसी दिन आप एलिजिबल हुए थे। लेकिन ड्यूटी पेड अंडर प्रोटेस्ट है तो 1 साल की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, वैसे करके बोल दिया जाता है। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, आ रहा है आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? द असेसी फर्निशेस बैंक गारंटी। असेसी ने एक बैंक गारंटी फर्निश कर दी, कोई काम रहा होगा भाई साहब, दे दी बैंक गारंटी एज रिक्वायर्ड एंड इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी अंडर एन ऑथराइजेशन विद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चैप्टर आएगा आपका अगला, वहां पर आपको सिखाया जाता है कि कुछ इनपुट या कैपिटल गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्री ऑफ ड्यूटी या कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पर, साथ में हमें एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का कमिटमेंट देना होता है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब कि हम इस लिमिट तक 20 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ इतना हम आपको एक्सपोर्ट करके देंगे। मतलब कि आपको इंपोर्ट ड्यूटी की जो एग्जम्पशन है वो मिलती है, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी लगता है, इस वादे के साथ कि आप एक फिक्स्ड टर्नओवर एक्सपोर्ट के रूप में कर दोगे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। से 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ इतना टर्नओवर आप कर दोगे तो आपको यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की एग्जम्पशन दी जाती है। अब हुआ क्या है, अब चूंकि यहां डिपार्टमेंट सेफर साइड पर नहीं है, एग्जम्पशन कंडीशनल होती है कि कंडीशन पूरी कर भी सकती हो और नहीं भी पूरी करी। अगर कंडीशन पूरी कर दोगे तो एग्जम्पशन आपकी हुई, और अगर कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे तो एग्जम्पशन आपसे विड्रॉ कर ली जाती है। इसलिए सेफ्टी के तौर पर गवर्नमेंट यहां पर आपसे एक बैंक गारंटी ले रही है। ठीक है जी, आई रिपीट माई क्वेश्चन। Assessee furnish bank guarantee to the department as required and imported capital goods at concessional rate of duty under an authorization with export obligation but failed to complete, export obligation के साथ में थी, ये कंडीशन थी, but fails to complete the export obligation, उसे वो कंप्लीट नहीं कर पाया, जो टर्नओवर कमिट किया था एक्सपोर्ट करने के लिए वो नहीं कर पाया within the prescribed time, consequently department invoke the bank guarantee। ओए होए होए, इसकी जो बैंक गारंटी थी इसको सरकार ने इनकैश करवा लिया, बैंक गारंटी को इनकैश। ये एक डिपॉजिट था, ये एक अमानत थी, ये एक जमानत थी, क्या ये ड्यूटी पेमेंट था? नहीं, इसको यहां पर बाबूजी उन्होंने ऐसे करके ले दिया। The department invoked the bank guarantee and realized the amount of duty foregone। जितनी ड्यूटी उन्होंने एग्जेम्प्ट करी थी, जो ड्यूटी छोड़ी थी, उसको उन्होंने कवर अप कर लिया। Subsequently, assessee fulfilled the export obligation। कुछ समय बाद उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर पूरा हो गया and the same was also accepted by the department। और डिपार्टमेंट ने उसे एक्सेप्ट भी किया। क्या ठीक है, आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मान लिया कि आपने अपना कमिटमेंट पूरा कर दिया। इस कारण से अब जो बैंक गारंटी इनकैश कर ली है, अब वो पैसा इस बंदे को वापस चाहिए। द असेसी फाइल्ड अ रिफंड एप्लीकेशन फॉर अमाउंट रियलाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट अंडर ए बैंक गारंटी। उस बैंक गारंटी के पैसे को वो वापस मांगता है। डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज टाइम बार्ड बाय सेक्शन नंबर 27। उन्होंने कहा कि 1 साल से लेट आए हो, टाइम बार्ड हो गया भाई साहब, आप जाइए यहां से। आपको बताना है कि क्या वाकई में डिपार्टमेंट का कहना सही है या नहीं। वाज द स्टैंड टेकन बाय द डिपार्टमेंट करेक्ट इन लॉ और नॉट। एक बात मैंने आपको बोली थी कि 2 सेक्शंस हैं आपके एप्लीकेबल होते हैं अगर आपका एक्सेस ड्यूटी पेमेंट हो गया है तो, किसी अमानत जमानत डिपॉजिट के ऊपर ही लागू नहीं होते हैं। तो यहां बैंक गारंटी पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं है, उसका जो इनकैश अमाउंट है वो आपको वापस चाहिए होता है। तो ऐसे में सेक्शन 27 और 27A लागू नहीं होगा। अर्थात जब सेक्शन 27 एप्लीकेबल नहीं होगा तो 1 साल वाली लिमिट भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी।
मोरओवर सेक्शन 27A भी एप्लीकेबल नहीं होगा इंटरेस्ट वाला। तो बैंक गारंटी का जो पैसा था, चाहे कितना ही लेट मिले आपको, उस पर ब्याज भी आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन कि अगर सेक्शन 27 और 27A इस पर लागू नहीं होते तो ना तो 1 साल वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी और ना ही इंटरेस्ट वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। जो आपका पैसा था वो आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात कर ली जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे क्या बोलते हैं सुन जरा। इन दिस केस द बैंक गारंटी वाज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। उसका पर्पज एक सिक्योरिटी का था, एक जमानत थी, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट था और कुछ नहीं था। फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड, आहा मीठी मीठी, इट कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज पेमेंट ऑफ ड्यूटी। इसको आप पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं कह सकते हो। Section 27 applies only for refund of duty and not to refund of other amounts. The time bar under said section cannot be invoked to deny the refund. यहां पर एक जजमेंट भी आई हुई है। जजमेंट क्या बोलती है? In the fact of given case are similar to Raj Export Private Limited 2007. High Court in the stand case held that furnishing of bank guarantee for export obligation could not be regarded as payment of duty, therefore time bar was not applicable for it। क्योंकि इसके ऊपर दैट इज सेक्शन 27 ही एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसकी टाइम लिमिट भी 1 साल वाली टाइम लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। आगे देखिए, यहां आगे इन्होंने एक और रेफरेंस लिया है। ये एक्साइज का केस है, एक्साइज लॉ का केस है और इस केस की रेशियो ऑफ केस यहां पर इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रही बात? एक तो क्या होता है कि एज इट इज केस हमें मिलता है तो केस को उठाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि केस का रेशियो, केस का जो सेंस था, जो कॉन्सेप्ट केस से इमर्ज हुआ, उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन केस ऑफ ओसवाल एग्रो मिल्स सुप्रीम कोर्ट, वेयर इन इट वॉज हेल्ड दैट furnishing of bank guarantee pursuant to an order of the court would not be equivalent to payment of excise duty। मतलब एक्साइज में भी ऐसे कई झगड़े आए हैं जहां पर कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को ड्यूटी का पेमेंट नहीं माना जाता है। फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी इज ओनली ए सिक्योरिटी टू द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट के हितों के लिए। सिंस सेक्शन 27 गवर्न्स द रिफंड ऑफ ड्यूटी एंड क्योंकि सेक्शन 27 में ड्यूटी रिफंड की बात होती है, एंड द बैंक गारंटी इज नॉट ए ड्यूटी, द लिमिटेशन प्रेस्क्राइब वो आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एक यहां पर कस्टम का केस, एक एक्साइज का केस, दोनों को इस्तेमाल करते हुए वी आर कंक्लूडिंग applying the principle laid down in above case, the High Court stated that requirement to establish that duty incident had not been passed on by the assessee to any other person would also not get attracted under section 27। कह रहे जब ये सेक्शन नहीं लग रहे तो उसका कोई भी प्रोविजन नहीं लगेगा। ना तो ये बात करेंगे इंसिडेंस कहां गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी कोई बात नहीं होगी। इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होगी, 1 साल की कोई बात नहीं होगी। सिंपली जिसने दिया था, सरकार को जमा कराया था, उस व्यक्ति को वो पैसा वापस करवा दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुत ही शानदार केस स्टडी, और निचोड़ सिर्फ एक ही था कि डिपॉजिट पेमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये सेक्शन नहीं लगेंगे, तो इनकी एक भी लाइन उस केस में आपके एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। 5वां सवाल क्या कहता है भाई साहब, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, XYZ imported capital goods and used them in factory to produce goods for sale। क्या इन्होंने इंपोर्ट किया है? कैपिटल गुड्स इन्होंने इंपोर्ट किया है। अपॉन डिस्कवरी ऑफ एन एरर बाय विच एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी हैड बीन पेड, इसके ऊपर कोई एक्सेस ड्यूटी का पेमेंट हुआ था ऑन द सेड कैपिटल गुड्स। इट फाइल्ड अ क्लेम फॉर रिफंड डाल दिया। एज रिगार्ड्स अनजस्ट एनरिचमेंट इट कंटेंडेड,
दैट द कैपिटल गुड्स, अब कहीं बीच में अनजस्ट एनरिचमेंट का योद्धा ना आए, और वो आ गया तो फिर पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। तो उसको कंटेंट करते हुए वो अपने फेवर में बोल रहा है कि लोड देखो मेरे ऊपर ही पड़ा है। कैसे भला? कैपिटल गुड्स लेके आया, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरर है बेसिकली, ये एक कैपिटल गुड्स लेकर आया, यहां से यूज करेगा, अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेगा, फाइनल प्रोडक्ट को आगे सेल करता है। क्या तर्क दे रहा है कि मैंने एक्सेस ड्यूटी का पेमेंट, उसका बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया। द कैपिटल गुड्स वर नॉट सोल्ड, कह रहे वो नहीं बेचा गया, एंड हैंस द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट विल नॉट अप्लाई, कह रहे मैंने बेचा ही नहीं कैपिटल गुड्स, मैंने कैपिटल गुड्स बेचा ही नहीं, वो मेरे पास में ही है, इसलिए बर्डन मैंने दूसरे को पास किया ही नहीं। जब दूसरे को पास नहीं किया तो बर्डन मेरे ऊपर है, इसलिए एक्सेस अमाउंट का रिफंड मुझे ही मिलना चाहिए। सो रिफंड ऑफ इसको मिलना चाहिए। एंड दूसरी बात, दैट इन एनी केस प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री रिमेनिंग द सेम बिफोर एंड आफ्टर द इंपोर्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द कैपिटल गुड्स, वो कह रहा है कि जब कैपिटल गुड्स हम यहां लेकर नहीं आए थे उससे पहले भी मेरा 100 रुपीज पर यूनिट का ही प्राइस था, और जब ये कैपिटल गुड्स आ गया है इसके बावजूद भी मेरा जो प्राइस है वो प्राइस अभी भी 100 रुपीज पर यूनिट है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने कैपिटल गुड्स पर जो ड्यूटी भरी है उसका लोड आगे पास ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरा प्राइस पर यूनिट पहले भी यही था, अभी भी यही। यहां अगर मैं इसे बढ़ाता साहब तो आप कह सकते थे कि मैंने एक्सेस ड्यूटी का पेमेंट आगे पास ऑन कर दिया, मेरा प्राइस आज भी वही है। तो क्या आप इसके तर्क से सहमत हैं या नहीं हैं? पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि भाई साहब अगर कुछ नहीं बोलोगे तो पैसा ऑलवेज कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाएगा। अगर आप सिद्ध करते हो कि ये बर्डन आपके ऊपर है तो ही ये पैसा आपको दिया जाएगा। इनका पहला तर्क कि मैंने बेचा नहीं है इसलिए बर्डन मेरे ऊपर है, इस तर्क से तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि वैसे भी कैपिटल गुड्स बेचे नहीं जाते हैं, कैपिटल गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें आगे बेची जाती हैं, उनकी वैल्यू के अंदर छिपकर बर्डन पास ऑन होता है इनडायरेक्टली। तो पहले तर्क को मैं नहीं मानता। जहां तक सवाल है दूसरा तर्क, तो आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा, सर देखो बेचारे का प्राइस पहले भी यही था, अभी भी यही है, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है। इससे आप सोच रहे हैं ऐसा, सर इससे ये प्रूव होता है कि इस बंदे ने एक्सेस ड्यूटी का लोड आगे पास ऑन नहीं किया बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, इसने आगे पास ऑन नहीं किया, ये आप सोच रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है, जरा बताना क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, इतना बताना कि पहले प्राइस 100 था लेकिन अब ये प्राइस को घटाना चाह रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशंस या किन्हीं और कारणों से प्राइस घटना बढ़ना, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं माय डियर। मानते हो कि नहीं मानते कि उस एरिया में कंपटीशन कैसा है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, आपका न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वहां के लिए ढेरों फैक्टर्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइस सेट किया जाता है। तो पहले प्राइस 100 था लेकिन अब वो प्राइस हो सकता है अपना 85 करने वाला था, पर इतने में ही नई मशीन बता, मैं जस्ट कह रहा हूं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, जरा मेरे हिसाब से भी सोच के देखना। हो सकता है कि वो इसको 85 करने वाला हो, 85 करने वाला हो, रिड्यूस करने वाला हो, पर जस्ट बिकॉज ऑफ इस नई मशीन इस पर एक्सेस ड्यूटी पे की हुई है, इसने वो प्राइस इंटैक्ट रखा। तो जहां घटने वाला था वहां घटाया नहीं, और ना घटाना ही बढ़ाने की इक्विवेलेंट है, हाँ या ना? जैसे पैसे का ना जाना ही आने के बराबर होता है, इसलिए जो घटोत्तरी करने वाला था वो घटोत्तरी नहीं करी, और वो घटोत्तरी ही बढ़ोतरी है, घटोत्तरी का ना करना ही बढ़ोतरी है। तो मैं तो उसको इस एंगल में भी देख सकता हूं कि भैया तू घटाने वाला था, 85 करता अगर ये मशीन ना आती, लेकिन मशीन के आने पर तूने 100 ही रखा, दैट मीन कि तूने 15 रुपए इंक्रीज कर दिए। तो क्या यह पुख्ता प्रमाण है
देखिए, ना मेरी बात सही ना आपकी बात सही। आप जो सोच रहे कि साहब पहले भी यही था अभी भी वही है, आपका तर्क अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा भी तर्क है ऐसा भी तो हो सकता है। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू कन्वे यू यार, कि क्या इस बात को पुख्ता प्रूफ मान लूं कि प्राइस पहले भी वही अभी भी वही, कि भाई तुमने बर्डन आगे पास ऑन नहीं किया, क्या यह पुख्ता सॉलिड प्रूफ है? शायद नहीं, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूं वैसे भी तो हो सकता है ना। प्राइस कंट्रोल सिर्फ एक कारण से नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट से ही प्राइस कंट्रोल नहीं होता, मार्केट सिनेरियोस भी चेक किए जाते हैं, आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग भी देखी जाती है, कंपटीशन भी देखा जाता है, एरिया भी देखा जाता है, कस्टमर कैपेसिटी भी देखी जाती है, वेरियस एलिमेंट के चलते हुए यहां पर चीजें करी जाती हैं माय डियर। हो सकता है कि जब आपका प्राइस 100 था उस मार्केट में तभी एक नया कॉम्पिटिटर आया और आप प्राइस घटाने पे मजबूर थे, 85 करने वाले थे, लेकिन आपकी नई मशीन आई है, इंपोर्टेड है, जिसके चलते आपने प्राइस वहीं रखा। यह भी तो हो सकता है। तो यह कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि बर्डन आप ही के ऊपर है, इसलिए यह पैसा तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाएगा। हम ये नहीं मान सकते कि बर्डन आपने झेला है। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहां आएगा ही आएगा। क्या बोलते हैं? द इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी कैन बी पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो बर्डन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पास ऑन किया जा सकता है। वेयर द कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर, द ड्यूटी पेड ऑन देयर एक्सपोर्ट विल गो इनटू द कॉस्टिंग ऑफ द गुड्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड। उसकी जो प्राइसिंग है वो गुड्स की कॉस्टिंग में चली जाती है, एंड कैन डस्ट बी पास्ड ऑन टू द बायर, और बायर को पास ऑन की जा सकती है। द लार्ज बेंच ऑफ द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ एसआरएफ, एसआरएफ मतलब श्रीराम फर्टिलाइजर्स, 2006 में कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स यूज्ड कैप्टिवली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल मतलब ड्यूटीएबल गुड्स, ड्यूटीएबल गुड्स एज रिगार्ड टू द रेलिवेंस ऑफ द फैक्ट प्राइस रिमेन्ड, दैट प्राइस एज रिगार्ड टू द रेलिवेंस ऑफ द फैक्ट। जहां तक इस बात का सवाल है कि आपने प्राइस रिमेन द सेम before and after the capital goods were imported. The larger bench also clarified that uniformity in price, कि वो पहले भी यही था अभी भी यही है, uniformity in price after assessment does not lead to does not lead to inevitable conclusion। ये कोई पुख्ता कंक्लूजन नहीं है that duty burden has not been passed on। हो सकता है तुम घटाने वाले हो, 85 करने वाले थे लेकिन तुमने 100 ही रखा, तो यहां पर आपका 15 बढ़ गया। एज सच यूनिफॉर्मिटी मे बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। इन व्यू ऑफ दिस द कंटेंशन ऑफ द XYZ आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, एंड जो रिफंड है वो आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही जाएगा बाई अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ unjust enrichment। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है मालिक, ओके सर जी, आगे बढ़ बाबू। व्हाट इज द मिनिमम मॉनेटरी लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर 100 रुपए? अच्छा, एक्मे सेल्स की बात करते हैं। कुछ आप भी करना, ये आप करेंगे, आप स्वयं करेंगे एक्मे सेल्स को। अगला हम कराते हैं 8वां। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है बाबू, ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये लग कुछ और रहा होगा और हो कुछ और जाएगा। ये आने योग्य एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। एन हैज ओवर 3 कंसाइनमेंट, हैज 3 कंसाइनमेंट लेकर आए हैं। ये कौन कौन से 3 कंसाइनमेंट लेकर आए हैं साहब? ये कंसाइनमेंट आए हैं यहां पर, एक है 200, 400 एंड 400 यूनिट्स इंपोर्टेड इन ए टोटलिटी 1000 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल ZEP इंपोर्ट किए जाते हैं एट 1150 पर यूनिट। The custom duty on the article has been assessed 250 रुपए पर यूनिट। अच्छा जी, ध्यान दीजिएगा, 250 पर यूनिट के हिसाब से यहां पर ड्यूटी
कंक्लूड करी जाती है। और इसके 3 लॉट आए थे, एक ये था, एक ये था और एक लॉट ये था। ठीक है जी। ही एड्स हिज प्रॉफिट मार्जिन, 350 का इसका प्रॉफिट मार्जिन है पर यूनिट, एंड सेल द आर्टिकल एट 1750 में इस आर्टिकल को वो बेच देता है। तो आर्टिकल की वैल्यू थी 1150 प्लस 250 की इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी और प्लस इस पर 350 का इसका प्रॉफिट मार्जिन बनता था। भैया जोड़ के बताना जरा सर, 200 300 500 600 1750 ऐसे करके बेच दिया। पर यूनिट भाव ये रखा, पर यूनिट भाव ये रखा। आफ्टर 1 month of selling the entire consignment of article ZEP, Mr. N found that there had been an error in payment of amount of duty, in which duty for consignment of 200 was paid as if it was 400। बाद में पता लगा कि एक 200 यूनिट वाला जो कंसाइनमेंट था ये वाला, इस पर भी ड्यूटी ऐसे पे हो गई जैसे कि ये 400 यूनिट हैं। अच्छा, यानी कि आपने 400 वाले पर ड्यूटी पे करी 250 के भाव से, 400 वाली यूनिट पे आपने ड्यूटी पे करी 250 वाले भाव से। कितना आया साहब आपका? 400 वाले पे 250 के हिसाब से पे करी आपने 1 लाख की, आपने 1 लाख की ड्यूटी भरी होगी। जो 400 वाला था उस पर भी आपने 250 के हिसाब से ड्यूटी भरी, उस पर भी 1 लाख की ड्यूटी भर दी। लेकिन जो 200 वाला था उस पर भी आपने 250 के हिसाब से भरी, लेकिन 200 को 200 काउंट नहीं किया, उसको आपने 400 यूनिट काउंट कर लिया है। इस प्रकार से उस पर भी 1 लाख की ड्यूटी आपकी आगे चली गई। पर यूनिट में कोई दिक्कत नहीं थी, आपने उस लॉट का साइज गलत प्रेज्यूम कर लिया था। ऐसा करने के बाद आप लॉट्स को लेकर घर आ गए। एक्चुअल में तो लॉट वही आए होंगे ना, 400 400 और 200। एक्चुअल लॉट तो आपके यही आए थे ना घर पे, एक्चुअल फिजिकली। यस सर। रिजल्टिंग इन एक्सेस ऑफ दिस मिस्टर एन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इतना कि भाई साहब इस आखिरी वाले लॉट पर हमारा 50,000 ज्यादा चला गया है, हमने डबल पैसा कर दिया है। क्या यहां पर अनजस्ट एनरिचमेंट लगेगा? मतलब क्या यह पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा या नहीं जाएगा? क्या आपने, अच्छा, प्रत्येक यूनिट कितने की बेची है? इन्होंने ये यूनिट जो लेकर आए हैं प्रत्येक यूनिट 1750 रुपए की बेची है। 1750 का ब्रेकअप क्या है? 1750 का ब्रेकअप माय डियर ये रहा, 1150 इतना 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 इतना। तो आपने ध्यान से सुनना जरा, प्राइमा फेसी दिमाग में आ गया होगा, हां सर इसने आगे बर्डन पास ऑन कर दिया। नहीं हुआ, बर्डन आगे पास ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसने 250 पर यूनिट ही ड्यूटी दी थी और उसी 250 पर यूनिट के लोड को आगे पास ऑन कर रहा है। तो यहां फिजिकली एक्चुअली तो 200 यूनिट ही रही होंगी ना। ये अगर ये 200 यूनिट थी, 200 ही आगे बेची थी और प्रत्येक का भाव इतना लिया गया था, तो इसने अपने कस्टमर से कोई एक्सेस ड्यूटी चार्ज नहीं करी, बेची तो वहां से लेकर आते समय 200 को 400 मान के ड्यूटी दे आया कि 200 नहीं, जैसे 400 यूनिट लेके जा रहा हूं। पर यूनिट में गड़बड़ नहीं थी। हां, पर यूनिट में गड़बड़ होती तो लोड आगे पास ऑन हो जाता, लेकिन पर यूनिट ठीक लगाया, बट क्वांटिटी डबल मान ली वहां पे। लेकिन एक्चुअल में तो वही है जो रहेंगी 200 की 200, वो 200 बेची, पर यूनिट जो वहां पे करके आया था पर यूनिट उतना चार्ज किया। तो जो एक्सेस अमाउंट चला गया डिपार्टमेंट के पास में, उसका बर्डन इसी की जेब पर पड़ा है, इसलिए पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट यहां पर एप्लीकेबल नहीं करवाया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। Is the limitation period of 1 year applicable for claiming a refund of amount paid on account of wrong classification of the imported goods? हाँ, क्यों नहीं, जो जैसे भी है वहां पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस प्लेन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लिमिटेशन 1 ईयर का जो है, रिफंड अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ रॉन्ग क्लासिफिकेशन, मतलब जहां 8% करना चाहिए था वहां 12% क्लासिफिकेशन कर दिया, तो निश्चित तौर पर वो एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसे करके यहां पर आपके ये क्वेश्चन आंसर भी इसके समाप्त होते हैं। और अब मैं आपको देना चाहता हूं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपना अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का। इस रिफंड के चैप्टर में तबीयत से पूरा समय मैंने लगाया है, छोटा चैप्टर था माय डियर, ठीक है, पूरा समय लगाया है।
चलो ब्रेक के बाद चर्चा को पुनः आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। रिफंड चैप्टर छोटा सा था, खत्म हो लिया। अगला चैप्टर आपके लिए आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, जिसकी शक्ल दिखाऊं मैं आपको? हाँ सर जी दिखा दो। ये वाला चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के नाम से इसको जाना जाता है जी।